Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture we are going to discuss the paper that was conducted by IBPS in the year 2020. तो IBPS के थ्रू जो क्लरिकल का एग्जाम हुआ था उसका जो प्री का पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस द पेपर ऑफ द इयर्स 2017, 18, 19 एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर फॉर द 2020. तो तीनों ही सेक्शन हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का. ऑलराइट, सो विल डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है. इसके अंदर कुछ वर्ड्स बोल्ड में हैं एंड आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है. नाउ पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा एक आप इस तरह से ही पैसेज की हैबिट रखिए कि अगर जब भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाए तो एक क्विक गो थ्रू कर लीजिए कि क्वेश्चंस क्या क्या है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एडवर्सली इफेक्ट द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सीवियर थ्रेट टू आवर फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड एज ऑफ रिलाइंग. उसके बाद है जो ब्लैंक दे रखा है दैट इज प्रोग्रेस इज पॉसिबल, फार्मर नीड टू डाइवर्सिफाई एंड डैश द वाइल्ड स्पीशीज बट इट हैज सो फार हैज बीन टू स्लो, जस्ट 1% ऑफ द यूएस फार्मलैंड इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक. ठीक है, तो इसका मीनिंग बताना है कि वो डैश में इनमें से कौन से ऑप्शंस आएंगे. उसके बाद दिया है फेमाइन से सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है. देन सस्टेनिंग से ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे आपको बताना है. ऑलराइट, so these are the 8 questions from the given passage. Now we'll quickly go through the reading comprehension. अब इसको पढ़ने का एक ही टेक्निक होती है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 2 से 3 बार नहीं पढ़ना है. जब आप एक बार पढ़ो तब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ना है, बिकॉज यू आर टाइम बाउंडेड. राइट, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्लोली पढ़ते जाइए एंड जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप उसको समझते भी जाइए. ओके, सो यहाँ पे दिया है फॉर अ ग्लोबल हजार्ड टू रियली गेट रिस्पेक्ट दीज डेज इट मस्ट बी थ्रेटन. आर्मागेडन, climate change for instance is the stuff of apocalyptic movies. It is about flooding, fire and famine. The loss of the biodiversity. तो आप देख सकते हैं कि ये जो complete passage है ये किसकी बात कर रहा है कि जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्लडिंग की, फायर की, देन यहाँ पे फेमाइन वर्ड यूज किया गया. फेमाइन का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना. ठीक है, तो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अदर हैंड, द श्रिंकिंग स्प्रेड ऑफ द स्पीशीज ऑन द प्लैनेट rank further down the scale. This is about dying bumblebees in the Poland or the fewer species of the fish in the Red Sea or the red squirrels being kicked out by the grey ones. तो यहाँ पे जितने भी animals या जो भी species extinct हुए हैं या फिर verge of extinction पे है या उनकी life को कोई तरह का risk है तो उनको discuss किया गया है. So it is not the stuff film staring Dennis Quaid as the diverse scientist who was right all along and tend to reach the headline as a worry mostly for the bees and for the squirrels which were involved, with perhaps a line or two from the expert about the knock-on effects. It does not seem to threaten the rest of us. That perspective is changing. The first UN study into the natural system popping into the human diet has found that shrinking biodiversity is affecting the Earth's capacity to produce food. ठीक है, तो ये जितनी भी बातें जो इंट्रोडक्शन में बोली गई उन सब का बेसिक मतलब जो ऑथर नरेट करना चाहता है इस पूरे पैसेज में वो क्या है. द फर्स्ट यूएन स्टडी इनटू द नेचुरल सिस्टम पॉपिंग आउट द ह्यूमन डाइट हैज फाउंड कि ये जो बायोडाइवर्सिटी श्रिंक हो रही है, श्रिंक होना मतलब धीरे धीरे कम होना, रिड्यूस होना. ठीक है, सो द श्रिंकिंग बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टिंग द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड. जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे स्पीशीज या फिर एक्सटेंट होते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसके कारण हमारे जो फूड है उस पर भी बहुत अफेक्ट पड़ रहा है. Our food, it says, it's now under severe threat. The report finds that the 20% of the earth vegetable surface has become less productive. 20% ऐसा जो एरिया है वो अब बहुत कम प्रोडक्टिव हो गया है and what is growing on it is one notch away from being wiped out. And जितना एरिया जहाँ पे अभी भी वेजिटेबल ग्रो होते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भी क्लियर हो जाएगा. So the report mentioned the Irish potato famine, the cereal crop failure in the US in the 20th century and ask us to expect more of that in the future. So, how have we created this situation? पर ये सब हुआ कैसे? Well, primarily because of our desperate attempt to produce the food in the first place. Forests are being cut down. सबसे पहले forest cut down होते हैं to make the spaces for the crop field.
Crop fields are being sprayed with the pesticides and the herbicides, which leaches the soil and kills off the vital pollinators, जैसे कि जो bees होती है, birds होती है, जो bats होते हैं, उनको kill करते हैं. Cutting down of trees and big plant increase the risk of flooding. Mostly through the problem is that we are relying on the monoculture, just one variety of potato or of sugarcane, which is a very big risk. It means that a single outbreak of disease or a climate shift could wipe out the large portions of the world food supply. Two-thirds of the crops world produces compromises just 9 species marching across the globe, as the other 6,000 cultivated plant species wither along with the wild food sources. So progress is possible. Farmers need to diversify and dash the wild species, but it has so far been too slow. Just 1% of the US farmland is certified as organic. This should certainly change. ठीक है, तो जो पूरा पैसेज है वो फूड के बारे में है, जो बायोडाइवर्सिटीज है एंड जो स्पीशीज है उनको डिस्क्राइब करते हुए बताया गया है. एंड इसमें ये साइकिल को एक्सप्लेन किया है कि कैसे जैसे जैसे अगर हम लोग फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं या फिर क्रॉप एरिया बनाते हैं तो क्रॉप के अंदर जो सॉइल होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम लोग ये हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो बीज अल्टीमेटली मर जाते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड भी अफेक्ट हो रहा है एंड जो स्पीशीज है वो भी अफेक्ट हो रही है, उसको बताया गया है. सो विल आंसर द क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. तो जो पूरा पैसेज दिया था उसमें से कौन सी बात एग्जैक्टली इसके अंदर सही है. यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ सीरियस इशू एंड मस्ट बी एड्रेस्ड टू सस्टेन द फूड सप्लाई. ये बात एकदम सही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है एंड हमारी फूड सप्लाई है उसको भी सस्टेन करना है, तो ये एकदम राइट है. फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन वे टू प्रिजर्व द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड. ठीक है, तो अगर अर्थ की कैपेसिटी हमें रखनी है जिससे हम लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग. दो वो बहुत ही कम है बट दिस इज वन ऑफ द मेथड, तो ये भी बात सही है. Shrinking bumblebee species has made a bigger headline recently. नहीं, बिगर हेडलाइन नहीं बनाई, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? दैट बोथ 1 and 2 इज राइट. फिर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एडवर्सली अफेक्टेड द अर्थ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड. इनमें से किसने एडवर्सली अफेक्ट किया है फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को? डिफॉरेस्टेशन, ऑफकोर्स ये मेजर कॉज है, जो हम ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं फ्लड और ये सारी कैलामिटीज भी आ रही है, तो मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन. यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, ऑफ कोर्स ये भी मेंशन किया गया है, जो हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो उसके कारण भी जो फूड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है. फार्म फायर्स टू बर्न विंडरोज, पर ये कहीं दिया नहीं गया है, तो राइट आंसर होगा डी, बोथ 1 and 2. क्लियर. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले, फॉर एनी ग्लोबल पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर टू बी कंसिडर्ड इट मस्ट बी सीवियर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन रेस. ठीक है, ये बात एकदम सही है. दैट फॉर एनी ग्लोबल पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर टू बी कंसिडर्ड, अगर हम किसी को भी इतना डेंजरस कंसिडर करें तो उसको पहले ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. ठीक है. फिर आर डिपेंडेंसी ऑन द मोनोकल्चर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू फेमाइंस. नहीं, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. फिर दिया गया है मोर ऑफ द क्रॉप फेलियर्स एंड द फेमाइंस आर प्रोजेक्टेड फॉर फ्यूचर्स, तो दिस इज ट्रू. तो द राइट आंसर इज ई, बोथ 1 and 3. इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज इम्पोजिंग सीवियर थ्रेट. क्या चीज है जो कि सीवियर थ्रेट है हमारे फूड के लिए? ठीक है, श्रिंकिंग बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये है. फेमाइंस एंड द क्रॉप फेलियर, हाँ ये भी थ्रेट है. डिक्रीजिंग ऑफ द सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये भी है. सो द राइट आंसर विल बी ई, ऑल 1, 2, 3. ये सारे मेजर थ्रेट है जिसके कारण हमारा जो फूड है उसको बहुत ही खतरा है. ऑलराइट. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन द वर्ड रिलाई. रिलाई का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, लाइक टू ट्रस्ट अपॉन समथिंग. ठीक है. सो रिलाई से सिमिलर वर्ड क्या क्या हो सकता है? स्निपिंग नहीं होगा. स्निपिंग का मतलब होता है किसी चीज को काट देना, स्पेशली जो सिजर्स का यूज करके अगर हम किसी चीज को काटते हैं तो वो कहलाता है स्निपिंग. प्लेजिंग नहीं होगा. प्लेज करना मतलब एक तरह का एक सीरियस प्रॉमिस होता है प्लेज, तो ठीक है, तो यहाँ पे प्लेजिंग भी नहीं होगा. प्लेज और ट्रस्ट एंड प्रॉमिस, ये प्लेजिंग नहीं होगा. देन यहाँ पे दिया है एनविसेजिंग, ये भी नहीं होगा. एनविसेजिंग का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज जो हुई नहीं है पर आप उसको इमेजिन कर रहे हो. ठीक है, टू इमेजिन समथिंग इन फ्यूचर इज कॉल्ड एज एनविसेज. क्वेश्चनिंग नहीं होगा, मतलब किसी चीज को लेके डाउट. काउंटिंग, ठीक है, मतलब अगर ऐसे बोलते हैं दैट आई एम रिलाइंग ऑन यू या आई एम काउंटिंग ऑन यू, वो दोनों एक ही बात है. तो रिलाई का जो अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग है वो रहेगा काउंटिंग. ठीक है, स्टिल काउंटिंग ऑन यू मतलब स्टिल वेटिंग फॉर यू एंड स्टिल हैविंग ट्रस्ट ऑन यू.
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट फिट इन द गिवन पैसेज इन द ब्लैंक, तो इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा? प्रोग्रेस इज पॉसिबल, फार्मर्स नीड टू डाइवर्सिफाई एंड डैश द वाइल्ड स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब फार्मर्स डाइवर्सिफाई होंगे एंड जो वाइल्ड स्पीशीज है उनको क्या करेंगे? ठीक है, बट इट हैज सो फार बीन टू स्लो, जस्ट 1% ऑफ द यूएस फार्मलैंड इज सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक। पर वाइल्ड स्पीशीज को बचाना है लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो यहाँ पे आएगा क्या? किल द वाइल्ड स्पीशीज नहीं होगा, प्रिजर्व द वाइल्ड स्पीशीज होगा। कंज्यूम नहीं कर सकते हम, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अबेंडन करना मतलब बंद कर देना, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा प्रिजर्व, हमें हमारी वाइल्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करना है। ओके, तभी हमारा फूड जो सीवियर थ्रेट है उसको बचाना पॉसिबल है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना पॉसिबल है। फिर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड फेमाइन। नाउ हमने अभी डिस्कस किया था फेमाइन का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो इससे मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या होगा? अबंडेंस का मतलब होता है समथिंग विच इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ज्यादा में होना। एडिक्वेसी नहीं होगा, एडिक्वेसी का मतलब होता है इनफ। ठीक है, एफ्लुएंस नहीं होगा, स्कैंटीनेस। स्कैंटीनेस जो है वो इसका राइट आंसर है। स्कैंटीनेस होना मतलब किसी चीज की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग, एंड फेमाइन का भी मतलब होता है शॉर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, एक्सेस नहीं होगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑपोजिट। सस्टेन करना मतलब कि सर्वाइव करना है ना, उस सिचुएशन को सह लेना। ठीक है, उसमें भी जिंदा रहना, तो दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन। तो सर्वाइव करना या कंटिन्यूइंग द सेम सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा? ग्रोइंग नहीं। फ्लडिंग यहाँ पे दे रखा है, फ्लडिंग नहीं होगा। श्रिंक करना मतलब धीरे धीरे रिड्यूस होके खत्म हो जाना। मार्चिंग नहीं होगा, स्टेरिंग भी नहीं होगा, तो ये सारे वर्ड नहीं होंगे। सस्टेन का ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे होगा श्रिंकिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा, विच विल हेल्प इन इम्प्रूव द सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस जो गिवन है वो करेक्ट है तो आपका आंसर होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सबसे पहले दिया है एज द बस मेक अ टर्न इट कोलाइडेड विद द वैन। ठीक है, एज अ बस मेक अ टर्न। ठीक है, अब यहाँ होगा मेकिंग अ टर्न, एज अ बस मेकिंग अ टर्न, एज अ बस हैड मेड अ टर्न नहीं, एज अ बस विल बी मेकिंग अ टर्न। एज अ बस मेक नहीं होता है, बस मेड आएगा। ठीक है, बनाती नहीं है, वो लेती है टर्न। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एज द बस मेड अ टर्न इट कोलाइडेड विद द वैन। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है सम रेसिडेंट्स आर स्टिल वेट फॉर द हेल्प डेज आफ्टर द फ्लड वाटर्स इनंडेटेड देयर होम्स। तो सम रेसिडेंट्स, कुछ लोकल लोग जो है, पब्लिक जो है, जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट है, वो अभी भी वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, फ्लड वाटर को हटाएगा उनके घर से। ठीक है, सो सम रेसिडेंट्स आर स्टिल वेट फॉर द हेल्प डेज। बी वेटिंग फॉर हेल्प, सम रेसिडेंट्स आर बी वेटिंग नहीं होगा, सम रेसिडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर हेल्प, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ अभी भी इंतजार कर रहे थे। सो सम रेसिडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द हेल्प डेज आफ्टर द फ्लड वाटर इनंडेटेड देयर होम्स। इसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज नोन टू वर्क हार्ड एंड पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। तो वो किस लिए जाना जाता था? ही वॉज नोन टू। अब यहाँ पे देखो एंड से पहले एंड जो बाद में है वो सिमिलर फॉर्म रहना चाहिए। अगर यहाँ पे पेइंग है तो यहाँ पे भी वर्किंग आना चाहिए। ऑलराइट, ये हमेशा ध्यान रखना, एंड से पहले। तो ही वॉज नोन टू नहीं होगा, ही वॉज नोन फॉर होगा पहली बात तो। सो ही वॉज नोन फॉर वर्किंग हार्ड एंड पेइंग अटेंशन। तो वर्किंग एंड पेइंग, एंड के पहले एंड जो बाद में वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर फॉर्म में रहने चाहिए ऑलवेज। ठीक है, सो ही वॉज नोन, नोन टू कभी नहीं आता है, नोन फॉर आता है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर है दिस इज द सेकेंड टाइम द बोट रेस हैज बीन मूव ऑफ द थेम्स। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड टाइम द बोट रेस हैज बीन मूव्ड ऑफ होगा। मूव्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, मूव्ड फॉर नहीं, मूव्ड इनटू नहीं, मूव्ड ऑफ। मूव्ड ऑफ यहाँ पे आएगा। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो बोट है वो इसमें से बाहर निकल चुकी है। सो मूव्ड ऑफ द थेम्स इसके अंदर राइट आंसर होगा। रिमेंबर कि ये जो सारे क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है या फिर अप्रोप्रिएट आंसर बताना होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या जिसके अंदर आपको इन गिवन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके बताना होता है, ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस है इसके अंदर सारे ही आपके इंग्लिश के चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे कि
नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब्स है, कंजक्शंस है, प्रेपोजिशंस है, तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ जो टेंसेस होते हैं, फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है, फिर आर्टिकल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ आपका जो वोकैब है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको आने चाहिए। बट जो करंटली अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स पे। तो फ्रेजल वर्ब्स पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए। तो जैसे मूव्ड फॉर का अलग मतलब होता है, मूव्ड इनटू का अलग होता है, मूव्ड ऑफ का अलग होता है, मूव्ड बिटवीन का। सिमिलरली अगर हम जैसे बोलते हैं कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल अबाउट, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, तो ये कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब। मेक श्योर कि आपके पास जब भी टाइम हो आप फ्रेजल वर्ब्स को प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट दिया है द बेकर कट द केक बिटवीन द पीसेस बिफोर एडिंग अ लेयर ऑफ बटर क्रीम। ठीक है, सो द बेकर कट द केक बिटवीन द पीसेस। नाउ बिटवीन कब यूज करते हैं? जब सिर्फ दो चीजों की बात हो रही होती है। तो कट द केक इनटू पीस नहीं होगा, बिटवीन नहीं आएगा, कट द केक इनटू पीसेस, बहुत सारे छोटे छोटे पीस में कट किया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द बेकर कट द केक इनटू द पीसेस बिफोर एडिंग अ लेयर ऑफ बटर क्रीम। Next है, in the following question, a sentence with the four words which are printed in bold is given. These words are numbered as 1, 2, 3, 4. Out of these four word, either कुछ misspelled हुआ है, कोई inappropriate है, या कोई wrongly use किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से relevant option क्या होगा। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा E, all are correct. Now remember, यहाँ पे आपको spellings पता होनी चाहिए, vocab आना चाहिए, ठीक है। उन दो बेसिस पे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी मिस्टेक होगी या तो वो ग्रामेटिकल होगी या फिर वो कॉन्टेक्चुअल होगी, तो आपको दोनों सेंस में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कॉन्टेक्चुअल है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग इन द टाउन सेंटर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कहाँ एरर है? एरर है सेकेंड पार्ट में, दैट इज बी के अंदर, बिकॉज प्रोहिबिटेड होता है, PROHIBITED, प्रोहिबिटेड होता है, प्रोहिबिटेड नहीं होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी सारे व्हीकल सही है, सेंटर सही है, एक्सीडेंट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइट एंड एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स वेट बट हेरिडिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर। यहाँ पे हेरिडिटरी लिखा है जबकि यहाँ आएगा हेरिडिटी, ठीक है, TY, हेरिडिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है समथिंग जो पास्ड हुई है आपको आपके पेरेंट्स से या फिर प्रीवियस जनरेशन से, ठीक है। सो डाइट एंड एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन वेट, बट एरर है फोर्थ पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो शी इज अ ड्रेडफुल फिगर स्केटर द गर्ल एक्चुअली एंजॉयज प्लेइंग टेनिस मोर देन द स्पोर्ट शी एक्सेल। सो ऑल्दो की स्पेलिंग सही है, ड्रेडफुल ओके है, एंजॉयज देन शी एक्सेल्स, तो स्पेलिंग सही है, यूसेज भी सही है, सो आई थिंक इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ई, ऑल आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट 17 पे दिया गया है द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कैन इंक्लूड द पुअर एपेटाइट एंड वेट। एपेटाइट की स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअल स्पेलिंग होती है APPETITE, ठीक है। जो पुअर फूड हैबिट्स होती है एंड जो वेट लॉस होता है उसके कारण डिप्रेशन आता है। सो एरर कहाँ पे होगी? थर्ड पार्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इन द गिवन स्टेटमेंट सम वर्ड्स हैव बीन हाइलाइटेड, दीज वर्ड्स मे नॉट बी करेक्टली प्लेस्ड मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। तो उनकी जगह करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इन जो भी वर्ड्स दिए हैं, सी जैसे ये एक बोल्ड वर्ड है, ये एक बोल्ड वर्ड है एंड ये एक बोल्ड वर्ड है, तो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, दो शी इज डिफिकल्ट गर्ल नहीं आएगा, डिफिकल्ट की जगह टाइम्स देखो, दो शी इज टाइम्स गर्ल नहीं होगा, दो शी इज एमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एमिएबल आएगा, दो शी इज एन एमिएबल गर्ल एट टाइम्स, ये सही है। एट टाइम्स शी कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील विद, तो ए लास्ट में आएगा, तो CBA इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वन एज वन ऑफ द क्रू मेड ओवरबोर्ड रेस्क्यूअर सेव हीरोइक एफर्ट टू फेल हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एज वन ऑफ द क्रू फेल ओवरबोर्ड, पहले कोई गिर गया था, सो एज वन ऑफ द क्रू फेल ओवरबोर्ड रेस्क्यूअर्स सेव हीरोइक एफर्ट, रेस्क्यूअर्स मेड आएगा तो ए आएगा, मेड हीरोइक एफर्ट टू सेव हिम, तो बी लास्ट में आएगा, CAB राइट ऑर्डर है, ठीक है। फिर है विथ हार्ड डेडिकेशन एंड अप्रिसिएशन ही होप टू अर्न द वर्क ऑफ हिज पीयर्स, ठीक है। यहाँ पे विथ हार्ड डेडिकेशन नहीं, विथ हार्ड वर्क, तो पहले आएगा C, विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अब इसके बाद क्या आएगा? A, with hard work and dedication he hoped to earn the appreciation of his peers, तो CAB इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा। क्लियर? उसके बाद है to laid out the straighten rug the made crumpled severely heavy books on the edges, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, लेड है, स्ट्रेटन है एंड क्रिम्पल्ड, ये जो है ये सारे बोल्ड वर्ड्स है, तो इनको किस ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे, टू लेड आउट नहीं, इसकी जगह होगा टू स्ट्रेटन आउट, ठीक है, टू स्ट्रेटन आउट द डैश रग, द क्रिम्पल्ड रग, सी पहला आएगा, द मेड लेड सेवरल हेवी बुक्स ऑन दी एजेस, तो ये ऑर्डर बनेगा BCA, तो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट होगा। फिर है द स्टेज मैनेजर बिगेन टू डायरेक्ट द एडवोकेटर वेयर टू स्टैंड ऑन द स्टेज, तो द स्टेज मैनेजर बिगेन, ये सही है, टू डायरेक्ट द एक्टर वेयर टू स्टैंड, सारे ही वर्ड यहाँ पे करेक्टली यूज किए गए हैं, तो इसके अंदर आंसर होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, रीअरेंज टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो सेंटेंस है उसी को ही जंबल करके दे दिया है, तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले, एज माई कार ब्रोक डाउन आई ट्रैक टू द ग्रोसरी, टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू हैड नो चॉइस बट टू मेक अ स्टोर ऑन फूड, समथिंग दैट, तो ऑब्वियसली स्टार्ट ए से ही होगा, एज माई कार ब्रोक डाउन आई के बाद क्या होगा, एज माई कार ब्रोक डाउन आई हैड नो चॉइस बट टू मेक अ, ए के बाद आएगा डी, क्योंकि आई के बाद हैड ही आ सकता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप कंटिन्यूसली इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो रहे, तो वो उसके पीछे ये रीजन है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पहले ऐसा था कि एग्जाम के अंदर पैरा जंबल दिया जाता था, बट अब जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आने लगे, तो अगर आप इनको एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहते हो, सो इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है, एज माई कार ब्रोक डाउन आई हैड नो चॉइस बट टू मेक अ, अब इसके बाद क्या आएगा, आई हैड नो चॉइस बट टू मेक अ ट्रैक टू द ग्रोसरी, तो सी आ जाएगा, अ ट्रैक टू द ग्रोसरी मतलब बी आएगा, अ ट्रैक टू द ग्रोसरी, स्टोर ऑन फुट, समथिंग दैट टुक मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू डू, तो ई आएगा एंड फिर सी आ जाएगा, तो ADBEC, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, अ मेजर रिस्क ऑन एन एक्सट्रीमली एज एन ऑडियंस वॉच हिम विद द डेंजरस टम्बलिंग स्टंट ऑन द आइस ट्राइंग टू इम्प्रेस द जजेस, हाई रिगार्ड एंड द फिगर स्केटर टुक, ठीक है, तो ये इस तरह से जंबल्ड दिया हुआ है ना, यहाँ पे राइट ऑर्डर क्या होगा, एज द ऑडियंस वॉच्ड विथ, अगर हम लोग ले लें हाई रिगार्ड द फिगर स्केटर टुक, सबसे पहले अगर बी से स्टार्ट करते हैं, एज द ऑडियंस वॉच्ड विथ हाई रिगार्ड द फिगर स्केटर टुक अ मेजर रिस्क, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, बी के बाद ई फिर आएगा ए, द मेजर स्केटर टुक द फिगर स्केटर टुक अ मेजर रिस्क ऑन एन एक्सट्रीमली, फिर आएगा इसके बाद एक्सट्रीमली, देन यहाँ पे क्या है, डेंजरस टम्बलिंग स्टंट ऑन द आइस, हाँ सी आएगा, फिर डी आएगा, एक्सट्रीमली डेंजरस टम्बलिंग स्टंट ऑन द आइस ट्राइंग टू इम्प्रेस द जजेस, तो राइट ऑर्डर होगा BEACD, सो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है, and the Kindle fires and becoming they can be carried easily, increasing the popular because from one place to another portable device such as iPad, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड नहीं होगा, दे कैन बी कैरिड इजीली इंक्रीजिंग पॉपुलर बिकॉज फ्रॉम नहीं, सिर्फ पोर्टेबल से स्टार्ट हो सकता है, सो पोर्टेबल डिवाइस सच एज iPad and Kindle fires are becoming increasingly popular because they can be carried easily from one place to another, तो EACBD जो है वो इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा, क्लियर। इसके बाद है, द रेस्क्यू वर्कर स्टिल मैनेज टू डाउन आफ्टर द मैसिव हरिकेन बट अ लॉट ऑफ बिल्डिंग केम टम्बलिंग, रबल ऑफ द ब्रोकन ब्रिक्स एंड ब्रोकन ग्लास पुल टू इंजर्ड पीपल आउट ऑफ द, ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है ना, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, द रेस्क्यू वर्कर डाउन आफ्टर द, नहीं, अ लॉट ऑफ बिल्डिंग केम टम्बलिंग, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, अ लॉट ऑफ बिल्डिंग केम टम्बलिंग डाउन आफ्टर द मैसिव हरिकेन बट, ठीक है, मैसिव हरिकेन यहां तक हो गया, उसके बाद होगा बट द रेस्क्यू वर्कर स्टिल मैनेज टू पुल डाउन द इंजर्ड पीपल आउट ऑफ द रबल ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स एंड ब्रोकन ग्लास, CBAED, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्टर्स पता होने चाहिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो सबसे पहली बात तो कभी भी एंड से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट पैराग्राफ, एंड कनेक्ट करना आना चाहिए, जैसे बट, उसके बाद बट के बाद क्या आएगा, द रेस्क्यू वर्कर स्टिल मैनेज टू के बाद क्या आएगा, तो टू पुल डाउन, तो वर्ब्स एंड टेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे तो ही आप ये वाला चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट कि अगर इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ई, नो एरर। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द सीट टू द फोर फ्रंट ऑफ द डाइनिंग, टू ये वाला नहीं यूज होगा, टू द फोर फ्रंट ऑफ द डाइनिंग यूज होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। फिर नेक्स्ट दिया गया है as the commuter in the summertime, Rose made sure that she drove a car with a worked up air conditioner, with a working air conditioner आएगा, या with a worked up नहीं होगा, यहाँ पे एरर है with a working air conditioner आएगा, ठीक है, worked up air conditioner नहीं होगा, तो एरर है फोर्थ पार्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट दिया गया है बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल ही वर्क क्विकली। नाउ एक ही कैंडिडेट की बात हुई है तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ही वॉज क्विकली हायर्ड फॉर द पोजिशन, तो एरर है थर्ड पार्ट के अंदर। एंड लास्ट है द डेब्यूटेंट टीनेजर स्पेंड एन एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ, नहीं होता है एनॉर्मस मतलब होता है लार्ज, एंड लार्ज अमाउंट ही रहेगा, अमाउंट्स नहीं आता, लार्ज अमाउंट, तो एरर है सेकेंड पार्ट के अंदर। सो द डेब्यूटेंट टीनेजर स्पेंड an enormous amount of money on a dress that she planned to wear only one time, तो यहाँ पे amount use होगा, ठीक है। तो ये सारे error थे। So these were the 30 questions which were asked in the English section. Now we'll jump to the next section which is of quantitative aptitude. Now इसके अंदर 35 questions होते हैं for the 35 marks, and जो time duration है वो इसके अंदर sectional time रहता है 20 minutes का। So we'll go through the questionnaires. नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जहां जहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है उसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 45% ऑफ 1770 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 657 माइनस एक्स। आपको इसको सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 टाइम्स इज 15, 27, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 45 और यहाँ पे कितना आ रहा है 59, ठीक है, एंड यहाँ पे 10 है। अगर आप 45 को 59 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 26, दिस विल बी व्हाट 2655 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 657 माइनस एक्स। या फिर अगर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 657 माइनस ऑफ 265.5, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 391.5। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 245 प्लस 4500, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 547 एंड 4, तो 4745 माइनस 3209, इसमें से अगर ये माइनस कर दो सो दिस विल बी व्हाट 6, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5, 1536। इसको अगर 3 से डिवाइड करो तो दिस विल बी व्हाट 3, 5 टाइम्स इज 15, 1 2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 18, ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी, तो एक्स क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा 18 इंटू 12, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग एक्स क्यूब यहाँ से हो जाएगा 18, 180 प्लस 36, ये 216 होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 6, ठीक है। फिर क्या दिया है 5, उसके पावर में है 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस एक्स। नाउ यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो ये कितना होगा 5 क्यूब आ जाएगा, 5 क्यूब इंटू 7 इज इक्वल टू 484 प्लस एक्स। 5 क्यूब कितना होता है 525, 125, 125 इंटू 7 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 875। x कितना हो जाएगा 875 माइनस ऑफ 484, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 391, तो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है x डिवाइडेड बाय 233, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 235 हो जाएगा, 235 में से 227 अगर हम लोग निकालेंगे सो ये वैल्यू कितनी बच जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली रह जाएगा x बाय 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 292 है, उसमें से 76 माइनस कर देंगे, 292 माइनस to 76, तो ये वैल्यू सिंपली रह जाएगी 16, तो x by 8 इज इक्वल्स टू 16, या फिर हम लोग कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 128, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 128। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 22.5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 44 एंड 0.5 और ऐड होगा तो 45 माइनस ऑफ 17.5 इज इक्वल टू x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 6 से कैंसिल होगा, 6 8 3 से कैंसिल होगा, 3 1 टाइम्स इज 3, 6 एंड 3 6 इज 18 एंड 3 3 इज 9, यहाँ पे हो जाएगा 2,
तो ये कितना आया 163 डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ 45 माइनस ऑफ 17.5 इज इक्वल्स टू x। इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखे तो ये कितना बनेगा 81.5, उसके अंदर 45 ऐड कर देंगे तो ये 0.5 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 126 होगा। उसमें से अगर 17.5 माइनस करेंगे सो दिस विल बी 0109। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, ठीक है 109। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 38 पे 2/3 इंटू 337.5 इंटू 6 है, ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, इसको अगर 3 से कैंसिल करते हैं सो दिस विल बी व्हाट 112.5 हो जाएगा। 2 इंटू 112.5 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 224 होगी, 0.5 करेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 इंटू 6 ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 15 का, एंड 15 इंटू 6 दैट इज 90, इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 661 माइनस ऑफ 405 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 336। क्लियर। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 256, यहाँ पे रहेगा x माइनस ऑफ 220, ये हो जाएगा 336। 256 किसका होता है 16 का, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 336 बाई 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 221 आ जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर दैट इज 441 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 441 प्लस 220 661। सो राइट आंसर होगा बी 661, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 14 प्लस 112 इज इक्वल्स टू 420। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 770, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 1287 माइनस 4552 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 1795, ठीक है। सिंपली यहाँ भी सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सी ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 आएगा, 5 3 is 15, 39 7 is 35 एंड 45 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 379, ठीक है। ये 20 है, तो इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, दिस विल बी 718 इस तरफ आएगा इंटू 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 359 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 359। तो ये वैल्यू कितनी होगी 40 विल बी दी फाइनल आंसर। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 8820 प्लस 1468 डिवाइड बाय 4 माइनस 20%। 20% को हम लोग 1/5 ऑफ x लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 8227। ये क्वेश्चन है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 is 12, 26, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 28, 4 7 is 28। तो यहाँ पे क्या हुआ 8820 में 367 को ऐड करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 789187, उसमें से 8227 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 960 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x, या फिर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो x क्या होगा 960 इंटू 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 4800। सो ऑप्शन ई इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके उसके बाद दे रखा है 75% ऑफ 2280 ऑफ 1/3। तो 75% क्या होता है 3/4, ठीक है। 4 को कैंसिल करेंगे, 4 5 टाइम्स इज 20, 28 is 7, 470 एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा दैट इज, सो इस केस में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई दैट इज 570। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25% ऑफ 784। 25% मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ 784 इंटू 5 प्लस 440 which is equals to x डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 टाइम इज 4, 38, 4 9 is 36, 24 यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, 14 इंटू 5 प्लस 440 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये x की वैल्यू है 14 5 कितना होता है 70, 440 प्लस 70 करेंगे तो ये 510 होगा। 510 को अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 042, तो 2040 दैट इज ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा विच विल बी दी वैल्यू ऑफ x 2040, ठीक है। फिर क्या दे रखा है 2/7 इंटू 2/3 इंटू 84, ठीक है, यहाँ तक एंड इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 7 से इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 1 एंड 2, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, सो दिस बिकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 4 इंटू 4 का स्क्वायर,
4 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। 4 होते हैं 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी 256। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। फिर y क्या है 8 दे रखा है, तो क्या रूट बनेंगे, माइनस प्लस है तो रूट प्लस एंड प्लस आएंगे, एंड रूट क्या बनेंगे 4 2 इज 8, तो 4 आएगा एक और दूसरा आएगा 2। सिंस जो प्लस 4 है वो बड़ा है दोनों से, प्लस 2 जो है वो भी बड़ा एंड इक्वल है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या बनेगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, सो इस केस के अंदर आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्लियर। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, ठीक है, तो रूट्स कैसे आएंगे, माइनस एंड प्लस, एंड यहाँ पे माइनस प्लस है तो रूट्स किस तरह से आएंगे, प्लस एंड प्लस। 15 है तो 3 एंड 5 पहले आएगा फिर 3, एंड यहाँ पे 20 है तो 5 एंड 2 होगा, या फिर 2 एंड 10, 25 एंड 4 होगा, तो 5 आएगा एंड 4 आएगा। प्लस का 5 दोनों से बड़ा है, प्लस का 4 भी दोनों से बड़ा है, तो इस केस के अंदर क्लियरली क्या आंसर बनेगा, दैट y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, क्या क्या रूट्स बनेंगे, प्लस प्लस में आएंगे एंड रूट क्या आएंगे 2 एंड 1, डिवाइड बाई 2 दैट इज ये वैल्यू आएगी प्लस 1 एंड प्लस का 0.5। फिर नेक्स्ट में क्या है 2 3, तो माइनस प्लस है तो रूट्स प्लस प्लस आएंगे, तो 3/6 एंड 2/6, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ यानी कि 0.5, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 यानी कि 0.3। तो जो 1 है वो दोनों से बड़ा है, 0.5 ग्रेटर एंड इक्वल है, तो इस केस में क्लियरली क्या आंसर बन रहा है, दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 3x, ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, माइनस प्लस है तो रूट्स प्लस प्लस आएंगे, अगेन माइनस प्लस है तो रूट्स प्लस प्लस आएंगे। नाउ 3 एंड 1 यहाँ पे यूज होगा, 3 डिवाइड बाई 3 एंड 1/3, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड प्लस का 0.3। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2 एंड 3 5 होता है, तो ये 3/2 एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, दैट इज ये होगा 1.5 एंड ये प्लस का आएगा 1। तो जो 1.5 है वो दोनों से बड़ा है एंड 1 जो है वो इक्वल एंड बड़ा है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या बनेगा, दैट y इज ग्रेटर इक्वल टू x। एंड लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल्स टू प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0, तो 8 इंटू 9 इज 72, प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, एक रूट बनेगा 9, दूसरा बनेगा 8। फिर y स्क्वायर प्लस 21y 110, 11 इंटू 10 110 होता है, एंड 11 प्लस 10 21 भी होता है, तो दो रूट्स नेगेटिव नेगेटिव आएंगे एंड वैल्यू आएगी 11 एंड 10। नेगेटिव के अंदर जो स्मॉलर होता है वो बड़ा होता है, तो -9 इन दोनों से बड़ा है एंड -8 इन दोनों से बड़ा है, तो क्लियरली जो x है वो y से बड़ा है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में से दिया गया है। नाउ सी यहाँ पे क्या बोला, इन द गिवन बिलो लाइन चार्ट आपको दिया है एंड आपको बताना है कि ये जो लाइन चार्ट की वैल्यू है ये नंबर ऑफ फोटो प्लस वीडियो है। ठीक है, बाय द ईच पर्सन, हर एक पर्सन ने कितने फोटो प्लस वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय पी इज हाउ मच परसेंट द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय क्यू। पी की पोस्ट कितनी है 10 एंड क्यू ने कितना पोस्ट किया है 30, तो रेशियो कितना हो जाएगा 10, ये है पी ने पोस्ट किया और जो क्यू ने पोस्ट किया है वो है 30, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 30 इंटू व्हाट परसेंट इज 30, क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय पी इज हाउ मच परसेंटेज, तो मतलब 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, ये यहाँ पे पूछा है, सो दिस विल बी 3 एंड ये वैल्यू बन जाएगी 33 1/3%। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद पूछा, इफ द नंबर ऑफ फोटो एंड वीडियो पोस्टेड बाय आर वर इन द रेशियो 3:5, आर में जो पोस्ट किया है वो टोटल है 40, तो फोटो प्लस जो वीडियो है वो 3:5 में है एंड उसकी वैल्यू दे रखी है 40, दैट इज अगर 8x है 40 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि फोटो कितनी हो जाएगी 3x मतलब 15 एंड वीडियो कितने हो जाएंगे 5x मतलब कि 20। फाइंड द नंबर ऑफ वीडियो, तो वो हो जाएंगे 20। फिर है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय टी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय एस। टी ने कितना पोस्ट किया था 35 एंड एस ने कितना पोस्ट किया था 50, तो टी कितना कम है, टी है 35, टी है 35 एंड एस है 50, तो टी कितना कम है 15 कम है, एंड फ्रॉम वेयर इट हैज डिक्रीज्ड, ये कहाँ से कम है, तो ये 50 से कम है इंटू 100, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स 15 2 इज 30%। ओके, इसके बाद है, इफ द नंबर ऑफ फोटो एंड वीडियो बाय यू आर इन द रेशियो 2:3, तो यू का है कितना
सी 45 है, तो 45 अगर 2/3 है यानी कि 5x की वैल्यू अगर 45 है तो x की वैल्यू 9 आती है, तो 2x की वैल्यू 18 आएगी, तो 3x की वैल्यू 27 आएगी। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द वीडियो पोस्टेड बाय u एंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय v। तो u के वीडियो कितने हैं 27 एंड p के टोटल पोस्ट कितनी है, सो वो है 10, तो 10 + 27 आंसर बन जाएगा 37। फिर है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय q एंड v टुगेदर, q एंड v, तो q के पोस्ट कितने हैं 30 एंड v के पोस्ट यहाँ पे कितने हैं 60, तो q एंड v के टोटल पोस्ट हो गए 90। सो 90 इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बाय r एंड t टुगेदर। तो r के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 40 एंड t के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है, दिस इज t, यस 35। तो r है 40 एंड 35 75 एंड वो है 90, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो ये है 75, तो कितना ज्यादा है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 15 ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220। लेंथ अगर मान लो लेंथ 100 होती तो अभी 20% ज्यादा है, तो लेंथ कितनी हो गई 120x, ठीक है। एंड ब्रेथ जो है उसको हम लोग 100x मान लेते हैं, इनिशियली तो इतनी थी। तो पेरीमीटर जो है वो हमको दे रखा है 220। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 120x प्लस 110x, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 220, या फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है जिसकी जो साइड है वो लेंथ के बराबर है, तो लेंथ कितना होगा 120 इंटू हाफ, यहाँ से लेंथ निकल जाएगी 60 एंड 60 मीटर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 60 इंटू 60, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लियर। फिर है ए इन्वेस्ट 12800 and B invest 12800 and B invest 14400 in a partnership. After 5 months, B left the business and after 5 years, B left the business and find the profit share of the B out of the total profit of 23500। ठीक है, तो 5 महीने बाद B चला जाता है, दैट इज जो A है वो तो पूरे 12 मंथ्स तक करता है, बट ये जो है वो सिर्फ 5 मंथ्स तक के लिए करता है। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसका रेशियो निकालें एंड इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से होगा 64 एंड यहाँ पे आएगा 72, फर्दर कैंसिल होगा 32, दिस विल बी 36, सो दिस विल बी 16 18, या फिर हम लोग कह सकते हैं 8, यहाँ पे आएगा 9, 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स, तो 4 8, ये अब कैंसिल नहीं होगा, तो ये वैल्यू आएगी 32 एंड 5 3, ये वैल्यू आ जाएगी 15। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी निकालना है, तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 15 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना हो रहा है 47, तो 15/47 एंड टोटल प्रॉफिट था कितना 23500, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 500 टाइम होगा, 15 5 is 75, 7500 जो है वो इसका टोटल प्रॉफिट होगा। is 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड अपस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम यहाँ पे 6 दे रखा है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐड हो जाते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को x मान लो, तो 18 प्लस x हो जाएगा डाउन स्ट्रीम एंड 18 माइनस x हो जाएगा अपस्ट्रीम। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 18 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। अब अगर x की वैल्यू 3 आई है, दैट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम विल द बोट कवर इन 5 आवर 20 मिनट। 5 आवर एंड 20 मिनट है, अगर हम इस पूरे को आवर में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या होगा 520/60, यानी कि 5 1/3 आवर है। इतने टाइम में अब हमको क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐड हो जाते हैं, तो 21 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, 18 + 3 21 होता है एंड ये कितना हो जाएगा 16/3, तो दिस इज इक्वल टू 16/3 इंटू 21, 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 16 इंटू 7 दैट इज 112 जो है ये डिस्टेंस होगा। क्लियर। फिर है 2 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3 and 4, मतलब 2 साल बाद 3x and 4x होंगे। एंड इफ 8 years अगो, ये है 2 साल बाद, एंड अब बात हो रही है 8 साल पहले की। ठीक है,
8 साल पहले एंड 2 साल बाद, मतलब कि 2 साल बाद से अगर हम ये पूरा विंडो ले ले तो 10 साल पहले की एक्चुअली बात हो रही है, ठीक है। तो द रेशियो वॉज 2:3। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ए है वो 3x है। तो 8 साल पहले और 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद के से लेके अगर हम लोग शुरू से देखें तो ये 3x माइनस 10 हो जाएगा, ये 4x माइनस 10 हो जाएगा। इस वैल्यू का हमको रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 9x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 8x माइनस ऑफ 20, या फिर यहाँ से ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10। एंड हमको क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी, 3x। एंड अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 2 साल बाद की, तो उसमें से 2 साल माइनस होंगे। तो 3x मतलब 30 माइनस 2, ए की एज हो जाएगी 28 ईयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 4:6:3। टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। सबसे पहले तो टोटल वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 6 + 3 दैट इज 9 + 4। तीनों की एफिशिएंसी मिला लो तो 13 आ रही है। एंड उनको पूरा काम खत्म करने में टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। दैट इज टोटल वर्क कितना है, 104 यूनिट जितना वर्क है। नाउ अब यहाँ पे क्या मेंशन है, हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो पहले तो टोटल वर्क का हम लोग 3/4 निकालते हैं। 4 2 times is 8 and 24, 4 6 is 24, 26 into 3 दैट इज, यहाँ से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा 6 3 is 18 and 6 78। तो अब इतना काम जो है वो किसको करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो ये कितना होगा, 4 1 एंड देन यहाँ पे बचेगा 38, 4 9 is this, so this is equal to 2/4, कैंसिल होगा तो 1/2। 19 1/2 डेज में ए कंप्लीट करेगा वर्क को। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है दैट ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹X। एक्स से ए ने स्टार्ट किया। आफ्टर 4 month, मतलब 4 महीने तक तो इसने किया ही होगा। बी ज्वाइंड विथ एन अमाउंट ऑफ 2x। बी ज्वाइंड विथ 2x, तो बी ने इसको ज्वाइन कर लिया 2x। और कब तक किया, साल के एंड तक किया होगा, तो मतलब 8 महीने इसने किया होगा। फिर क्या बोल रहा है, ए डबल द इन्वेस्टमेंट। अब ए ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। तो ए ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया एंड कब डबल किया, जब बी ने ज्वाइन किया था, मतलब कि 8 महीने के लिए। एंड अब हमको क्या पूछा है दैट द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज 13950। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर कितना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4x प्लस इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 16x। इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16x। तो 20x:16, 20:16 का रेशियो आएगा, या फिर 5:4 लिख सकते हैं। तो ए का शेयर निकालना है, तो शेयर ऑफ ए विल बी 5/9 ऑफ 13950। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 is 9 49। तो 9 5 is 45, 45 1550 इंटू 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7750 रुपीज। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 72। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड लेट इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं एंड जो साइड है उसको s मान लेते हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है यहाँ पे 84 दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 times ऑफ लेंथ प्लस यहाँ पे जो ब्रेथ है वो 2lb, वो दे रखा है 84। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द साइड, लेंथ को l मान लेते हैं एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 72 एंड जो पेरीमीटर है वो यहाँ पे दिया है 84। breadth of the rectangle mention है 18, that is 2l plus 18 is equals to 84, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2l plus 36 is equals to 84, या फिर 2l is equal to 42। यहाँ से लेंथ निकल जाएगी 24 मीटर। ठीक है, अगर लेंथ 24 आई है प्लस s is equals to 72, तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या निकल जाएगी, 72 माइनस ऑफ 24, सो दिस विल बी व्हाट 8 एंड ये हो जाएगा 6 minus 2 48। अब क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो गई, 48 मीटर। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर है ट्रेन ए विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ट्रेन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड। सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन ए कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, 20 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर रही है। ठीक है, रिमेंबर कि जो ट्रेन क्रॉस कर रही है वो टाइम सेकंड में दे रखा है। ये किस में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए पहले आ गई 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन बी अगर हम यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है,
तो अब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस के अंदर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमको दे रखा है 600 मीटर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे 600 है एंड टाइम हमको यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 सेकेंड्स का दे रखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 20 एक्स इज इक्वल्स टू 600, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितनी हो जाएगी 20। अब ये जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकंड में है, तो अगेन हमको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4। 18 इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि छोटी यूनिट पे जाना है मीटर पर सेकंड, तो छोटे नंबर से 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, दैट इज 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद दे रखा है ए एंड बी इन्वेस्टेड सम इन द रेशियो 2:3 एट 20% एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों ने इन्वेस्ट किया एंड इफ आफ्टर 2 ईयर द टोटल इंटरेस्ट वाज 1510। 2 साल बाद जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना रहा 1510। तो ए का सम बताना है, तो हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं P 1 प्लस R/100। पहले कितना किया 20% से किया कि पावर n, कितने साल के लिए किया 2 साल के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो कितना था, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10% के इंटरेस्ट रेट से अगेन फॉर 2 ईयर्स, माइनस हम लोग करेंगे 2x प्लस 3x एंड ये वैल्यू जो है ये दे रखी है 1510। तो आपको बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.88 ऑफ x प्लस यहाँ पे आएगा 3.63 ऑफ x माइनस यहाँ पे आएगा 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1510। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.15 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1510, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 1000। अब पूछा क्या है एज सम कितना होगा, तो a कितना है 2x है, तो 2 इंटू 1000 a की वैल्यू हो जाएगी 2000। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। So these were the 35 questions which were asked in the quantitative aptitude. Now we'll move on to the next section which is of reasoning ability and उसके अंदर भी 35 questions आते हैं for 35 marks and जो time है वो sectional time रहता है 20 minutes का। Okay? So reasoning के अंदर सबसे पहले question दिया, study the following information carefully and answer the question। 8 person है वो different dates पे born हुए 5th या 23rd of different month, बट सेम ऑर्डर में नहीं हुए हैं, तो हमको उनको अरेंज करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो आप कैसे करोगे, अप्रैल का मंथ है उसको 2 बार लिख लो क्योंकि कोई 5 को बॉर्न हुआ होगा एंड कोई 23 को। सिमिलरली मई को 2 बार लिख दो, फिर जून को 2 बार लिख लो एंड लास्ट कौन सा है जुलाई, उसको भी 2 बार लिख दो। आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो कि एटलीस्ट आपको अभी ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसा दिया है कि 12% आर सिटिंग इन 2 ऑपोजिट रोज तो कैसे बनाना है, या फिर 2 अलग अलग डेट्स पे बॉर्न हुए हैं तो किस तरह से बनाना है, एटलीस्ट इतना आपको अब आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसको बना दिया। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो अप्रैल वाला मंथ है वो 30 डेज का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 डेज का होता है एंड जुलाई 31 का। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अब इसके अंदर पर्सन्स को अरेंज करना है 8 पर्सन को। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, बी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, तो बी या तो मई में होगा या फिर जुलाई में बॉर्न होगा, बट नॉट इन जुलाई। अब दिया है कि जुलाई में बॉर्न नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बी या तो 5 तारीख को हुआ होगा। अब इसमें 2 केसेस बना देते हैं कि या तो बी हुआ है 5 मई को या फिर बी हुआ है 23 मई को। ठीक है, 3 people वर बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। अब बी है यहाँ पे 5 मई को, तो ऊपर तो 3 नहीं आ सकते, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, इस केस में 3 ऊपर नहीं आ सकते, 1, 2, 3, तो डी आ जाएगा यहाँ। 3 people वर बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। नंबर ऑफ पीपल वर बॉर्न बिफोर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर ई। तो डी से पहले कितने आ रहे हैं, सी यहाँ पे डी से पहले कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या होगा ई के बाद भी 6 आएंगे, दैट इज ई इधर आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे डी से पहले 7 आ रहे हैं तो यहाँ पे ई के बाद 7 आएंगे। ठीक है,
3 people were born between E and A. E यहाँ है तो 1 2 3, तो A यहाँ पे आ जाएगा. E यहाँ है तो 1 2 3, तो इस केस में A यहाँ आ जाएगा. ठीक है. फिर दिया है G was born in a month having 31 days. अब G या तो मई में हो सकता है या फिर जुलाई में हो सकता है. तो अभी इस केस के अंदर भी G यहाँ पे मई में भी आ सकता है एंड जुलाई में भी आ सकता है. H was born in a month having 30 days immediately after C. तो H यहाँ नहीं आएगा क्योंकि C के जस्ट बाद में आ रहा है. ठीक है. तो H was born in a month having 30 days. तो H यहाँ पे आएगा, तो उस केस में C यहाँ आ जाएगा. ठीक है. Similarly, H was born in a month having 30 days. तो C के इमिडिएटली बाद तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है एंड 30 डेज, तो यहाँ पे भी H नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर C आना चाहिए था. दैट इज ये पूरा केस तो एलिमिनेट ही हो गया. तो अब आपके पास सिर्फ ये केस बचा है एंड अब उसमें लिखा है G was born in a month having 31 days. दैट इज G 31 वाले ये दोनों वैल्यूज तो फिल हो गई, तो सिर्फ G यहाँ पे आ सकता है एंड G यहाँ आएगा तो ओनली लेफ्ट इज F, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है. ओके. तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या था? अप्रैल की 2 डेट हमको दे रखी थी 5 एंड 23. सिमिलरली मई की 2 डेट हमको पता थी 5 एंड 23. जून की 2 डेट पता थी 5 एंड 23 एंड जुलाई के अंदर हमको 2 डेट्स पता थी 5 एंड 23. तो उसके अंदर रिस्पेक्टिव पर्सन को कौन कौन थे? F, फिर था E, B, C, H, A, D एंड G. अब क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं. सबसे पहले हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिफोर C, तो आंसर होगा 3. फिर हु अमंग द फॉलोइंग वर बॉर्न जस्ट आफ्टर D, तो आंसर आ जाएगा G. हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न ऑन 5th जून, तो कौन होगा? H. फिर है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, G, A, E, C, B. E 23 को है, C 23 को है, A 23 को है, G भी 23 को है, पर जो B है वो 5 को बॉर्न हुआ है, तो ये ऑड वन आउट है. हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर C, तो 1 2 3 4 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर C. सिंपल. अब है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन द वर्ड एज विच हैज एज मेनी नंबर बिटवीन देम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जितने एक्चुअल में होते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 8 6 1 5 7 4. तो क्या पेयर बनेंगे? 3 के बाद 4, फिर आता है 5 6 7 8 9, ये नहीं बनेगा. 8 के बाद 9 कहीं नहीं बनेगा. 6 के बाद 7 8 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है. 1 2 3, तो 1 एंड 3 एक पेयर बन रहे हैं. 1 2 3 1 2 3 4, 1 एंड 4 भी एक पेयर बन रहे हैं. 5 6 7 8, 5 एंड 8 एक पेयर बन रहे हैं. 5 6 7 यहाँ नहीं बन रहा है. 7 8 9 इधर नहीं आ रहा है. 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल कितने? 3 पेयर बन रहे हैं. तो इस केस के अंदर आंसर होगा 3. क्लियर. फिर दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, कि यहाँ पे 7 लोग हैं, वो डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. All the ages of the given person have been calculated with the base year 2020. Remember, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, बट आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, बिकॉज ये बेस ईयर कैलकुलेट कर रहा है कि 2020 के रिस्पेक्ट में ये सब बॉर्न हुए. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1961 है. ठीक है. वहां से लेके 2020 तक की अगर हम लोग एज कैलकुलेट करें तो ये कितने इयर्स होंगे? 40 50 60 में एक कम, दैट इज 59 इयर्स. तो जो 1961 को बॉर्न हुआ है वो 2020 में 59 इयर्स का होगा. सिमिलरली जो 1965 में बॉर्न हुआ है उसकी एज और 4 साल कम, दैट इज ये 55 हो जाएगा. देन जो 1973 में हुआ है. नाउ अब आप हर बार 2020 से मत निकालो, इसमें भी माइनस करते रहोगे तो आपको मिल जाएगा. तो इसकी एज होगी 47 ईयर. फिर जो 1980 में है अगेन 3, यहाँ पे 1980 में बॉर्न हुआ है. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 7 ईयर्स लेस, दैट इज 40 यहाँ पे आएगा. फिर 1987 में है तो उसकी एज हो जाएगी 33 ईयर्स. 2002 में अगर कोई बॉर्न हुआ है तो एज होगी 18 ईयर्स एंड 2006 में अगर कोई बॉर्न हुआ है तो एज हो जाएगी 14 ईयर्स. ठीक है. अब यहाँ है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड C इज 7 ईयर्स. A माइनस C भी 7 हो सकता है, C माइनस A भी 7 हो सकता है. A इज एल्डर देन C. ठीक है. A बड़ा है तो A माइनस C ही 7 होगा. 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन A एंड E. E हु इज नॉट द यंगेस्ट. E यंगेस्ट नहीं है एंड मतलब सबसे छोटा नहीं है, एंड A एंड E के बीच में 2 लोग हैं. D's एज इज अ प्राइम नंबर. D की जो एज है वो प्राइम नंबर है. ना इसमें से देखो प्राइम नंबर कौन से हैं? सी 14 प्राइम नहीं है, 18 नहीं है, 33 नहीं है, 40 नहीं है, 47 55 नहीं है एंड 59.
ठीक है, तो या तो फिर 47 हो सकता है या फिर 59 हो सकता है। तो डी कहाँ बॉर्न होगा, या तो 59 पे बॉर्न होगा या फिर 47 पे। फिर एक फैक्ट दे रखा है दैट डी वॉज बॉर्न बिफोर सी, सी से पहले समवेयर डी बॉर्न हुआ था। 3 people were born between D and G. D's age is an even number and was born before G. Now यहाँ पे कोई भी definite data नहीं दे रखा है, ठीक है। जितने भी डेटा है वो सारे के सारे रिलेटिव है, तो आपको इसको फ्रेम करके बनाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा लेवल का पजल है। नाउ यहाँ पे देखो, डी के हम दो केसेस लेके चलते हैं, एक तो डी जो 59 पे बॉर्न होगा एंड एक डी जो 47 पे बॉर्न होगा। फिर डी वॉज बॉर्न, 3 people वर बॉर्न बिटवीन डी एंड जी, 1 2 3 लोग बॉर्न होंगे तो जी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1 2 3 लोग बॉर्न होंगे एंड जी यहाँ पे आ जाएगा। फिर है बीज एज इज एन इवन नंबर एंड वॉज बॉर्न बिफोर जी, तो जी से पहले इवन नंबर दैट इज बी, या तो यहाँ पे आएगा, इस केस के अंदर बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, C, A is elder than C. 2 people were born between A and E, who is not the youngest. D's age is a prime. D was born before C. C से पहले born हुआ है, ठीक है। तो इस केस के अंदर C यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है एंड इस केस में भी C यहाँ कहीं भी आ सकता है। फिर एक चीज दे रखी है कि जो डिफरेंस है A एंड C की एज में वो 7 years का है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि 7 year का डिफरेंस दिखा रही है। देखो 40 है एंड एक है 47, तो या तो वो 7 years हो सकता है, पर 47 पे तो डी है, 40 है एंड 33 है, ये है 7 years का डिफरेंस। दैट इज यहाँ पे अगर A 40 है तो C 33 होगा बिकॉज A एल्डर है। और यहाँ पे 7 years का डिफरेंस ये 4 का है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस है। इस केस में 7 year का डिफरेंस मतलब या तो 40 33 होता है या 40 47 होता, पर दोनों में A एंड C नहीं आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। अब ये इतना बचा है, उसके बाद अब क्या बोला गया है कि ए एंड सी के बीच में 7 year का डिफरेंस है, ए जो है वो सी से एल्डर है, ए एंड ई के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं, तो ये 2%, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, तो क्लियरली एफ जो है वो यहाँ पे आएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 59 years पे है ई, 55 years पे है एफ, फिर 47 पे है डी, उसके बाद 40 पे है ए एंड 33 years का है बी एंड लास्ट 33 पे है सी, 18 पे है बी एंड 14 पे है जी। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले कितना आएंगे, तो आंसर है हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले 1 3 नन, आंसर होगा नन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन 2002, 2002 में कौन बॉर्न हुआ था, तो राइट आंसर होगा बी। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज 55 year old, तो कौन है, एफ। फिर है हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड बी, कितने लोग आएंगे, 1 2 3, तो आंसर होगा 3। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड जी, ए है 40 years का, जी है 14 year का, सम हो जाएगा 54 year। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी में से दिया गया है। नाउ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो W है इज ग्रेटर देन, ये दे रखा है स्टेटमेंट, कंक्लूजन है इज W ग्रेटर देन इक्वल टू R, W इज ग्रेटर देन A N D E। अगर ऐसा होता दैट इज W ग्रेटर देन R तो ट्रू होता, पर सब जगह ग्रेटर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इज W ग्रेटर देन D, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो ये सही है, तो आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। इसके बाद दिया है इज P ग्रेटर देन L, बट P स्मॉलर देन L है एंड यहाँ पे P इक्वल देन L ये दे रखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है एंड दोनों कंडीशन आ गई। सिंस P जो है वो L से स्मॉलर इक्वल है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आइदर 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है इज I ग्रेटर देन इक्वल टू T, I से लेके T तक ग्रेटर इक्वल का साइन है, ये ट्रू है। इज A ग्रेटर देन J, पर A अगर यहाँ रखते हैं तो A एंड J के बीच में ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। फिर दे रखा है if all the letters of the word cashew nut are arranged in alphabetical order from left to right, ठीक है, then how many letters remain at the same position, C A S H E W N U T, ये लेटर्स है, सबसे पहले A आएगा, उसके बाद B नहीं है तो C आ जाएगा, D E F G H I J K L M N O N O P Q R S T UVW, ठीक है, ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर रिमेन एट द सेम पोजीशन, एक H सेम पोजीशन पे है, एक U सेम पोजीशन पे, सो 2 लेटर विल रिमेन एट द सेम पोजीशन।
फिर नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 6 फ्रेंड्स है जिनका डिफरेंट वेट है इंटीजर वैल्यू में। F इज हेवियर देन B, F जो है B से हेवियर है बट लाइटर देन C, तो C ज्यादा हेवियर है। A इज हेवियर देन D एंड F, ठीक है। फिर दिया है C इज हेवियर देन A, C जो है वो A से भी हेवियर है, ठीक है। तो मतलब कि C जो है वो हेवियर है तो A आएगा, फिर बाद में D एंड F एंड B ये सब बाद में आएंगे। B इज नॉट द लाइटेस्ट, B लास्ट में नहीं आएगा। C इज नॉट द हेविएस्ट, मतलब C से पहले भी कोई आएगा एंड B के बाद में भी कोई आएगा। तो क्या क्या ऑप्शंस है देखो, C अगर सबसे हेविएस्ट नहीं है तो पहली बात तो यहाँ पे E आएगा, ठीक है, E आएगा, फिर C होगा, फिर A होगा। अब एक चीज देखो, A आया है, A इज हेवियर देन D एंड F एंड यहाँ पे क्या है, C इज हेवियर देन F एंड B, दैट इज A से हेवियर F है, F से हेवियर B है एंड B जो है वो लाइटेस्ट नहीं है, मतलब कि जो D है वो सबसे लाइटेस्ट होगा। तो ये इस तरह से अरेंज होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या दिया है कि द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, यानी कि जो B है उसका वेट है 77 kg। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ द टोटल वेट ऑफ C एंड B इज 180 kg, C एंड B का टोटल जो वेट है वो 180 किलो का है, तो हमें ये बताना है कि C का वेट कितना होगा। व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ A, ओके, A का पॉसिबल वेट कितना होगा ये पूछा है। तो अगर B का 77 है, इसमें से माइनस करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, 10 - 7 इज 3 एंड 0 103। C का वेट आएगा 103, तो A का वेट आएगा 103 से ज्यादा, 103 से कम एंड 77 से ज्यादा। तो 110 नहीं हो सकता है, 77 से कम नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल वेट जो है वो हो जाएगा 88 kg, ठीक है, 77 से ज्यादा एंड 103 से कम। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पर्सन, तो सबसे लाइटेस्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, B नहीं होगा, तो लाइटेस्ट पर्सन है D। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन, फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन का मतलब होता है 1 2 3 4, तो F जो है वो यहाँ पे फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म से। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल द बेंचेस आर टेबल, नो बेंच इज हट, रिमेंबर कोई भी बेंच हट नहीं होगा। ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर, रिमेंबर ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर का मतलब होता है कुछ टेबल ऐसी है जो चेयर है, तो कुछ टेबल ऐसी भी होगी जो कभी भी चेयर नहीं होगी। तो ओनली अ फ्यू के केस में क्या होता है, आप ऑल चेयर आर टेबल तो कर पाएंगे लेकिन ऑल टेबल आर चेयर कभी नहीं कर पाएंगे। सम टेबल आर नॉट चेयर, बट यहाँ पे हमको पता है कि सम तो है, सम टेबल आर नॉट, सम चेयर आर नॉट टेबल, तो ये वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है सम टेबल आर नॉट हट, कुछ टेबल्स ऐसी भी होगी जो हट नहीं है, तो दिस इज ट्रू। तो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली टू फॉलोज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि ओनली अ फ्यू सर्कल आर हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू सर्कल आर हेक्सागन, कुछ सर्कल ऐसे हैं जो हेक्सागन होंगे, तो कुछ सर्कल ऐसे हैं जो हेक्सागन नहीं होंगे। ओनली अ फ्यू हेक्सागन आर पेंटागन, कुछ हेक्सागन है जो पेंटागन होंगे बट कुछ नहीं होंगे। एंड देन दे रखा है नो सर्कल इज अ स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर के अंदर कोई तरह का रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, दैट सम सर्कल आर नॉट हेक्सागन, कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो कभी भी हेक्सागन नहीं होंगे, ये बात ट्रू है। फिर नो पेंटागन इज अ स्क्वायर, अभी तो नहीं है पर ऑल्टरनेट बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके अंदर ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है ऑल द रूम्स आर प्लॉट, ऑल द मग्स आर बकेट, ऑल द प्लॉट आर बकेट, जितने भी प्लॉट है वो सारे बकेट है एंड ऑल द मग्स आर बकेट, तो मग्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। नाउ यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम रूम इज अ बकेट, तो यस सम रूम जो है वो बकेट है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। फिर है सम प्लॉट आर मग, कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जो मग पर अभी तो नहीं है, तो इस केस में रॉन्ग हो जाएगा, सो राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट 8 people live on 8 different floor of the building but not necessarily in the same order, each person lives on different floor, तो जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है उसको नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है। F lives on an odd number floor above the floor फोर्थ फ्लोर के ऊपर किसी ऑड पे, तो F या तो 5 पे आएगा या फिर F 7 पे आएगा। ओनली 3 people live between F and H, अगर 7 पे आता है तो 1 2 3 H यहाँ आ जाएगा, अगर इस पे आता है तो H यहाँ आ जाएगा। ओनली 3 person live between F and H, number of people above H is same as the number of people below A, H के ऊपर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो A के नीचे भी 5 आने चाहिए, तो A यहाँ आ जाएगा। इसमें F
H के नीचे कोई नहीं है तो यहाँ A के नीचे भी कोई नहीं होगा। 3 people live between A and C, तो 1 2 3 यहाँ पे C आ जाएगा, 1 2 3 इस केस में यहाँ पे C आ जाएगा। G lives on an odd number of floor immediately above B, B के जस्ट ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे, तो इसमें एक ही चांस बची कि जो G है वो यहाँ पे आएगा। G lives on an odd number floor immediately above B एंड यहाँ पे एक ही केस बचेगा, ठीक है। फिर ओनली 2 people live between G and D, अगर G यहाँ है तो 2 people live between, only 2 people live between G and D, D यहाँ आ जाएगा। 2 people live between G and D, पर D यहाँ नहीं आ सकता है तो ये केस कैंसिल हो गया। More than 1 person live between D and E, तो एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो इस केस में E यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। D F A G then B H C E, ओके। नाउ विल आंसर द क्वेश्चन। क्या अरेंजमेंट था हमारा? 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड कैसे पर्सन बैठे थे? D F। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 2 पॉसिबल कंडीशन लेके चलनी है, सारे केसेस ड्रॉ करने, लास्ट तक आते आते अपना पैसा होगा कि जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो एलिमिनेट होती जाएगी और आपके पास एक फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा है हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन A एंड H, तो उसके बीच में कितने लोग हैं? 2। हाउ मेनी पीपल लिव अबव B? 1 2 3 4, तो मोर देन 3। हु अमंग द फॉलोइंग लिव एग्जैक्टली बिटवीन H एंड E, तो आंसर हो जाएगा C। Who among the following lives on the third floor? आंसर है H। 4 of the following are alike, D H G E F। E 1 पे है, H 3 पे है, G 5 पे है, F 7 पे है, ये सारे ऑड पोजीशन पे है, पर जो B है वो एक इवन पोजीशन पे है, तो ये इसके अंदर ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 7 people standing in the row from top to bottom in the consecutive manner but not necessarily in the same order. 3 people stand between A and B. A and B के बीच में 3 लोग आते हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 लोग तो अरेंज हो गए। F stand immediately after B, ये 6 हो गए, यहाँ भी 5 हुए। 2 people stand between F and C। नाउ नीचे की साइड नहीं आ सकते क्योंकि 7 ही लोग हैं, तो 2 people between F and C यहाँ आ गया। 2 people between F and C, C यहाँ नहीं आ सकता एंड ऊपर अगर बना दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ बनाते भी हैं तो 1 2 3 4 5 6, 2 people between F and C, 2 लोग यहाँ, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, चलो अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। D stand immediately after C, तो यहाँ पे आएगा, इस केस में D यहाँ आ जाएगा। More than 2 people stand between D and H, तो 4 5 6, D and H के बीच में 2 से ज्यादा लोग आएंगे, तो इस केस में 4 एंड 5 6, अभी H हम लोग या तो 1 2 3 4 5 6 H या तो लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। एंड एक ही कंडीशन बनेगी बिकॉज अगर H या फिर टॉप पे ले सकते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है? नो वन स्टैंड बिटवीन H एंड J। H अगर लास्ट में लेंगे तो भी H एंड J एक साथ नहीं आएंगे, H अगर यहाँ लेते हैं तो भी इसमें H एंड J एक साथ नहीं आएंगे, दैट इज ये केस एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, मोर देन 2 people स्टैंड बिटवीन H एंड D एंड H, तो D अगर यहाँ है तो 2 से ज्यादा लोग होंगे, तो या तो H यहाँ पर आएगा या फिर एक कंडीशन होगी कि H यहाँ आएगा। फिर यहाँ लिखा है नो वन स्टैंड बिटवीन H एंड J, अगर हम लोग H को यहाँ लेते हैं तो J यहाँ आएगा क्योंकि 2 से ज्यादा लोग हैं बिटवीन D एंड H, तो ये फाइनल अरेंजमेंट होगा C D B F J H एंड A, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट होगा। तो अब क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन A एंड H, हमारा ऑर्डर क्या था? C D B F C D B F J H एंड A। अब है हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन A एंड H, के बीच में कोई भी नहीं है। Who stand immediately after D, तो हो जाएगा B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिफोर B, तो B से पहले कितने लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। एंड फिर है हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन H एंड D, H एंड D के बीच में एग्जैक्टली कौन आएगा, तो यहाँ पे F, तो इस केस में राइट आंसर होगा F। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट है इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड बैकग्राउंड इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से रिप्लेस करना है एंड जो वॉवल है उसको नेक्स्ट अल्फाबेट से रिप्लेस करना है। वर्ड दे रखा है बैकग्राउंड, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वॉवल है पहले तो उसको नेक्स्ट से रिप्लेस कर लो, ठीक है। ओ के बाद यहाँ पे
P आ जाएगा, U के बाद V आ जाएगा, एंड अब जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके प्रीवियस वाले यहाँ पे आएंगे. सो दिस विल बी व्हाट J, ये हो जाएगा F, ये होगा Q, N से पहले आता है M and C. फिर क्या है, देन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज. अब इसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो A B B पहले आएगा, फिर C आ जाएगा, फिर F आएगा, फिर J आएगा, M पहले आएगा, फिर Q नहीं P आएगा, फिर Q, फिर V. ठीक है, तो ये अरेंज हो गया. अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, तो राइट हैंड से सेवेंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7. सी जो है वो इसके अंदर सेवेंथ लेटर होगा, तो इस केस में राइट आंसर है ऑप्शन ए सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी 7 टू द राइट ऑफ द वन विच इज 11th फ्रॉम द राइट. जब दोनों सेम आते हैं राइट राइट तो हम लोग माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस 7, दैट इज हमें फोर्थ नंबर निकालना है, पर फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड. बट एक कंडीशन दे रखी है that if all the 2s and 6 are dropped, सारे 2 and 6 को हटा दो and the last 8 number are reversed. जो लास्ट से 8 नंबर है उनको रिवर्स करना है, पर 2 हट गया 6 हट गया. सिमिलरली यहाँ पे 2 हट गया 6 हट गया, 8 तो रहेगा, तो 8 रहना चाहिए. सिर्फ हमें 2 and 6 को ही ड्रॉप करना है एंड बाद में जो लास्ट 8 नंबर है उनको रिवर्स करना है. तो 2 6 गया, 2 6 गया, ये भी 2 गया. अब 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इनको रिवर्स किया है, दैट इज इसकी जगह आ जाएगा 8 7 4 8 8 7 4 5 7 8 4 1, ये नंबर आ जाएंगे. तो अब हमको क्या करना है, राइट से फोर्थ नंबर निकालना है. तो राइट से फोर्थ नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 7. तो इस केस में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7. समझ आया? आपको सारे 2 and 6 को ड्रॉप करना है, उसके बाद जो 8 नंबर बचते हैं उन सबको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है एंड उसके बाद आपको राइट से फोर्थ नंबर को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर. तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ऐसे इसके अंदर कितने नंबर हैं जिनसे पहले एक इवन नंबर आ रहा है एंड बाद में एक ऑड नंबर आ रहा है. तो 5 से पहले इवन नहीं, 8 से पहले इवन नहीं, 3 से पहले इवन नहीं, 7 से पहले इवन एंड ऑड एक पेयर बना. ठीक है, फिर 4 से पहले इवन एंड ऑड दूसरा पेयर बना, 7 से पहले एंड बाद में इवन एंड ऑड तीसरा पेयर बना. फिर यहाँ पे 5 6 से पहले इवन एंड ऑड 4 पेयर बने. उसके बाद 4 8 से पहले इवन एंड ऑड यहाँ पे एक बन रहा है, फिर इवन एंड ऑड 2 6 4 से पहले एक इवन एंड एक ऑड आ रहा है. यहाँ पे होगा एक पहले इवन, ये भी एक नंबर बन रहा है. सी 2 से पहले एक इवन एंड ऑड, बाद में एक ऑड. यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 से पहले नहीं, ये नहीं होगा. देन 2 4 7 अगर आप देखो तो उससे पहले एक इवन फिर एक ऑड आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं जिनसे पहले एक इवन नंबर एंड बाद में एक ऑड नंबर, ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं. तो ये जो पेयर्स हैं यहाँ पे एक बार वापस चेक करते हैं. 5 से पहले इवन 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 एंड ऑड, 5 से पहले इवन, 3 से पहले इवन, 2 से पहले इवन, 7 से पहले इवन, ये एक पेयर बन गया. 9 से पहले, 5 से पहले इवन नहीं, 6 से पहले नहीं, 4 एक पेयर बन गया. 8 से पहले नहीं, 7 से ये एक पेयर है. 3 से पहले नहीं आएगा. 2 से पहले, 5 से पहले एक इवन एंड बाद में ऑड नहीं होगा. फिर ये एक 2 1 नहीं, 4 से पहले एक इवन ऑड नहीं आएगा. देन 5 से पहले 7 है, 6 से पहले नहीं आएगा, 2 से पहले भी नहीं है. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 6 ऐसे पेयर्स हैं जिनसे पहले एक इवन एंड बाद में एक ऑड नंबर आ रहा है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 6 टू द राइट ऑफ द वन विच इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज 8 फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सीरीज. तो वो नंबर विच इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द सीरीज से 8th है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 जो है वो 8th है फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सीरीज. अब हमको क्या निकालना है, राइट टू द वन विच इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सीरीज. तो इससे 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड अब हमको क्या करना है 6th उसके राइट में. तो इसके राइट में वापस 6 जाना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो कौन सा नंबर है, सो द राइट आंसर विल बी 1. इसके बाद पूछा है इफ द स्टार्टिंग 13 नंबर आर रिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. पहले के 13 नंबर को रिवर्स कर दिया, तो 2 4 6 8 10 12 एंड ये 13. यहाँ तक अगर नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा 8 3 4 6 5 9 3 7 2
3852. A reverse which of the following number is fifth to the left of the one which is 16th from the left. तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, 16 माइनस 5 करेंगे तो हमको 11th फ्रॉम द लेफ्ट निकालना है. अब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 11th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दैट इज जो 8 है वो होगा 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो जब भी आपको लेटर सीरीज या नंबर सीरीज दिए जाए एंड उनका रिवर्स ऑर्डर या उनकी पोजीशन या ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको इसी तरह से सॉल्व करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. So this was all about the 35 questions from the reasoning section and a total of 100 questions from this paper. So if you have any doubt, feel free to ask us in the chat section of our application. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.